हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और जबरदस्त तो जरूर होंगे। आवासन मंडल का एग्जाम आज दिनांक हो चुकी है आप सब लोगों के लिए 6, कल दिनांक है 7, परसों है आपका एग्जाम। मैं आपको यह भी बता दूं कि आवासन मंडल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सॉल्यूशन भी हम आपको करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं? पेपर सॉल्यूशन भी हम आपको करवाने वाले हैं, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ जी, अब देखिए चीजों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आज अकाउंट्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कि वहीं से बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाएं। हाँ, तो चलिए जुड़ जाइए सभी साथी, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। किसी प्रकार की नाकामी ना करें। दूसरा, अगर मैं यहां पर चर्चा करने की कोशिश करूं तो एक चीज आपको और याद होनी चाहिए। वो क्या? कि आवासन मंडल की एग्जाम के बाद आपकी काफी सारी उम्मीदें थी कि इस वर्ष आपकी अकाउंटेंट की एग्जाम होगी, ठीक है। पर चुनाव के बाद होगी। इस पर हम एक नेक्स्ट अलग क्लास के बाद एक सेशन करेंगे, उस सेशन में हम इसकी बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। पर आप ये मान लीजिएगा कि वो कहते हैं ना कि जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं वो कभी मंजिल प्राप्त नहीं करते हैं। तो आपको अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आपको अपने रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकना है, नहीं तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? ये रहा, मापांकन विषय मापांकन विषय का वर्णन करता है। पदार्थों तथा घटनाओं की पहचान, पैमाने का चयन, मापांकन, पैमाने के आयाम का मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। हाँ, राम 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 राम। मापांकन, जो मापांकन होता है मापांकन विषय का वर्णन करता है। कौन से विषय का? वह पदार्थों तथा घटनाओं की पहचान करता है, वह पैमाने का चयन करता है, मापांकन पैमाने के आयाम का मूल्यांकन करता है और उपरोक्त सभी। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा मेरे नौजवान साथियों? बिल्कुल बादल, आकांक्षा, अभिषेक। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है कि जो मापांकन होता है ना, वो देखो सभी पदार्थों घटनाओं की पहचान कर लेता है, चलो ठीक है। पैमाने का चयन कर लेता है, ये भी ठीक है। पैमाने के जो आयाम होते हैं, जो स्तर होते हैं, उनका मूल्यांकन भी कर लेता है, ये तो भैया बड़ा तगड़ा आदमी है। तो उपरोक्त सभी, यहां पर सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो मापांकन विषय का वर्णन करता है। निम्न सभी मूल्यांकन सिद्धांत हैं सिवाय, मूल्यांकन के सिद्धांत हैं सभी, किसको छोड़कर? सभी मूल्यांकन के सिद्धांत हैं, जैसे कि ऐतिहासिक लागत, वर्तमान मूल्य, भावी मूल्य, वसूली योग्य मूल्य। हाँ, निम्न सभी मूल्यांकन सिद्धांत हैं सिवाय ऐतिहासिक लागत, वर्तमान मूल्य, भावी मूल्य। बड़ा ध्यान से, नहीं 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 नहीं, गलती मत करो। अरे तबीयत खराब थी कल से यार, थोड़ा बहुत सही हुआ हूं। तो वसूली योग्य मूल्य, सही जवाब क्या है? वसूली योग्य मूल्य जो होता है वह कोई मूल्यांकन सिद्धांत नहीं है। बाकी ऐतिहासिक लागत हो, वर्तमान मूल्य हो या भावी मूल्य हो, ये तीनों सही काम करेंगे। यहां पर डी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। यहां पर जो डी ऑप्शन है दोस्तों वह सही नहीं है। 1 अप्रैल 2005 को खरीदी गई मशीनरी की लागत इकाई दर सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख है। मार्च 31 2006 को बाजार मूल्य इसका 1,11,00,000, इकाई दर सैकड़ा, 11 लाख, 11 लाख। निम्न में से कौन से मूल्यांकन सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? खरीदी गई मशीनरी की लागत 10 लाख है और 1,10,000 है। अच्छा, किस मूल्यांकन सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? हाँ भाई बताओ, किस मूल्यांकन सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? ऐतिहासिक लागत, वर्तमान मूल्य, वसूली योग्य मूल्य, चालू लागत। तो यहां पर जो सही जवाब होगा मेरे लाडलो वह होगा चालू लागत। हम वर्तमान कोस्टिंग की बात यहां पर कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान कोस्टिंग की बात यहां पर कर रहे हैं।
ऐतिहासिक लागत मत कर दीजिएगा, वर्तमान मूल्य भी मत कर दीजिएगा, वसूली योग्य मूल्य मत कर दीजिएगा। यहां पर है चालू लागत। क्या है? चालू लागत है। वेरी गुड भाई। एक प्रश्न हमें क्या सिखाता है? लेखांकन अनुमान में परिवर्तन का अर्थ क्या है? अकाउंटिंग का जो अनुमान हम लगा रहे हैं, तो लेखांकन अनुमान में परिवर्तन का क्या अर्थ है? देखिए, पहले अनुमानित कतिपय आगम तथा चालू अवधि के दौरान पुनः अनुमानित आगम के बीच उत्पन्न हो। पहले अनुमानित कतिपय आगे तथा चालू अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक परिणामों के बीच उत्पन्न हो रहे अंतर से। चालू अवधि के दौरान परंतु पुनः अनुमानित कतिपय आगम तथा चालू अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक परिणामों के बीच उत्पन्न हो रहे अंतर से है। और डी ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों। बताइए। लाइक शेयर करें, फटाफट से जवाब दे भाई। तो सही जवाब क्या है? पहले अनुमानित कतिपय, पहले तोड़ो, पहले अनुमानित कतिपय आगम तथा चालू अवधि के दौरान पुनः अनुमानित आगम के बीच उत्पन्न अंतर से। पहले अनुमानित कतिपय आगे तथा चालू अवधि के दौरान प्राप्त वास्तविक परिणामों के बीच उत्पन्न हो रहे अंतर। और यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो यहां पर बिल्कुल सही है। अभिषेक, रणवीर, चलो आगे। एक लेखांकन नीति, एक जो लेखांकन नीति होती है, हाँ पता है भाई, पता है बादल, चर्चा करेंगे इस पर भी। तो ये मान क्या बताएं? एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जाता है। एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जाता है लेखांकन मानदंड के अनुशीलन हेतु। भाई लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। पर लेखांकन नीति में परिवर्तन हो रहा है। अब अगर लेखांकन नीति में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे के लॉजिक्स क्या होंगे? देखिए, लेखांकन मानदंड के अनुशीलन हेतु, उपक्रम के वित्तीय विवरणों की ओर अधिक उपयुक्त प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए, संनियम के अनुशीलन हेतु और उपरोक्त सभी। बताओ, एक लेखांकन नीति में परिवर्तन, तो देखो लेखांकन मानदंड के अनुशीलन हेतु नीति में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, उपक्रम के वित्तीय विवरणों की और अधिक उपयुक्तता के लिए प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है। संनियम में यानी कोई कानून हो गया, कानून के हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी, इट इज ए परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए एक्स्ट्रा एंटरप्राइजेज स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है कि स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। उपरोक्त नीति के पालन में किस लेखांकन सिद्धांत का पालन हुआ है? एक्स्ट्रा एंटरप्राइजेज स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है कि स्टॉक का मूल्यांकन, स्टॉक की वैल्यूएशन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत या शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाए। उपरोक्त नीति के पालन में किस लेखांकन, देखो बिल्कुल सारता, विवेक और प्रारूप पर सार का वर्चस्व, तीनों का यहां फॉलो किया गया है। उपरोक्त सभी क्या है? उपरोक्त सभी। चलो अब बीच बीच में थोड़ा आपको लपेटूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, ऐसे तो मेरे को क्या ही मतलब है। ध्यान से देखना, ए और बी 3:2 के साझेदार हैं। कहीं के साझेदार हैं? 3:2 के। सी को 1/5 के लिए प्रवेश दिया, 1/5 के लिए प्रवेश। तो बताओ त्याग का अनुपात क्या होगा और नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। आपको 2 मिनट का ही समय दिया जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, चाहे से आप कुछ भी कर ले। और भाई 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 रुक रे, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ तुम, मेरे इधर देखने का इंतजार मत करो, तुम जल्दी से स्टार्ट हो जाओ फटाफट, समय नहीं है हमारे पास इतना, जल्दी आ जाओ
फटाक से लगाओ। इंतकाम तो बाद में देखेंगे बादल, अभी नहीं देखना हमें इंतकाम, ठीक है। इंतकाम बाद में देखेंगे तेरा, अभी तो पहले इसका जवाब चाहिए मुझे। इंतकाम तो बाद में देखेंगे। अरे कहाँ गए, हो गए सब गुरुजी, एग्जाम डेट आगे गई। अच्छा त्याग का देखो, सीधी सी बात है, पहले लिखो तुम 3 अनुपात जो 2 बता रहे हो रश्मि, वो त्याग का अनुपात है, नया लाभ अनुपात, तो तीनों कैटेगरीज में आएगा। त्याग का अनुपात, सबसे पहले त्याग का अनुपात बताना है आप लोगों को। अच्छा नया भी निकाल लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जबरदस्त। बिना कॉपी पेन कैसे होगा, बिना कॉपी पेन करवाऊंगा मैं अभी, बिना कॉपी पेन, देखना दिमाग में केवल बातें चलानी है, अभी तुरंत हो जाएगा, बिना कॉपी पेन हो जाएगा। अभी तक 2 टाबरों के जवाब आए और बाकी हवन करने आए के यहाँ पे 12, 8, 5, ठीक है। न्यू प्रॉफिट रेशो 12, 8 और 5, अच्छा जी। बाकी क्या कर रहे हैं, चलिए वेल डन। आप इधर घंटी बजाना नीचे, थोड़ी देर के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। बिना, जब प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया हो, जितेंद्र जयपुर भाई, उम्मीदें तो इतनी है, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब 15 गुना की लिस्ट भी अब तो जारी कर ही देंगे 10-5 दिन में, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम तो अब काफी दूर है, काफी टाइम मिलेगा आप लोगों को, कर देंगे ये ना, इनके पीछे पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला, इनके पीछे पढ़ने से क्या ही, ठीक है। जब प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया हो तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है, तो यहाँ त्याग का अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2, 1/5 के लिए 500 मान लो, इसके 300 रुपये हो गए, इसके 200 रुपये हो गए, ये सी है, ये बी है और ये ए है। इस भाई साहब को 100 रुपये देने, पुराना त्याग का अनुपात ही है, 100 रुपये को 3 2 में बांट लो, 20, 60 रुपये ये देगा, 40 रुपये ये देगा, अरे साफ हो जा भाई ताऊ, ठीक है। इसको 100 रुपये दे दिए, इधर बचे 240 रुपये, इधर बचे 160 रुपये, हटा दो हटा दो हटा दो, काट लो अब, ये 12 बार, ये 8 बार और ये 5 बार। नया लाभ का अनुपात कितना होगा, 12:8:5 होगा, ठीक है। सर प्लीज एमसीक्यू अरे भाई मैं तो कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। मैं तो उस दिन भी बोला था, ये एग्जाम अगले जन्म में होगी तो भी मेरी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। मैं रहूंगा तो क्लास रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, बीच में फिर एक इसी प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछेंगे, फिर बताइएगा। वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है, वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है। वह हास की व्यवस्था, वैसे इसमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है, हास की व्यवस्था में, स्टॉक के मूल्यांकन में, निवेशकों के मूल्यांकन में या उपरोक्त सभी में, बताइए। हाँ, लेखांकन नीतियों को, अरे भैया अकाउंट्स के जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपको अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस, सब प्रोसेस में ऐसा करना होगा, ठीक है। जितेंद्र ये बात तो मैं काफी बार मैंने क्लास में कही है, चलिए सही जवाब है उपरोक्त सभी। एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय, एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय, ठीक है, व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति को अधिमूल्यित कर सकता है, व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति को अधिमूल्यित या अवमूल्यित कर सकता है, एक व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति को अधिमूल्यित कर सकता है, एक व्यावसायिक संस्थान की वित्तीय स्थिति को अवमूल्यित कर सकता है,
एक लेखांकन नीति के चयन का निर्णय, लेखांकन नीति के चयन का निर्णय। हाँ भाई, क्या है कमेंट में? हाँ, तो यहां पर सही जवाब है, एक उपयुक्त लेखांकन नीति के चयन का निर्णय व्यावसायिक संस्थान की निष्पत्ति तथा वित्तीय स्थिति को अधिमूल्यित और अवमूल्यित कर सकता है, अधिमूल्यित और अवमूल्यित कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी गुड। लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन किसका संदर्भ लेती है? लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन, कमेंट आ तो रहा था तेरा, कल से कल भी आ रहा था, विशिष्ट लेखांकन किसका संदर्भ लेती है बताइए? बताइए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में? माधोपुर वालों को प्रणाम। अच्छा जी, ए तथा बी दोनों सिद्धांतों और उन सिद्धांतों को अपनाने की विधियां दोनों को। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अब तक कितने लेखा मानक जारी किए जा चुके हैं? भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड लेखांकन संस्थान द्वारा आईसीएआई के द्वारा कितने अकाउंटिंग मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस लागू किए जा चुके हैं? ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, गलती मत कीजिएगा, गलती तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा आप लोग। गुणतीस, 29, ठीक है, गुणतीस। हाँ, गुणतीस जारी किए जा चुके हैं, क्वेश्चन पूरा होगा पर 32 याद रख लेना, ठीक है। ए बी वही 3-2, इसको 1/5 के लिए लाए थे, किसको? सी को। सी कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। सी कहता है पूरा हिस्सा बी से प्राप्त करेगा, न्यू प्रॉफिट रेशो क्या होगा? एनपीआर। जल्दी से बताओ, लपेट लो फटाफट। इसमें तो 1 ही मिनट का समय मिलेगा, 1 मिनट भी शायद मैं ज्यादा ही दे रहा हूं। हाँ, राधे राधे, राधे राधे भाई आशीष, राधे राधे, जल्दी से लपेटो, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करते जाओ। हाँ, 1 मिनट का समय है, जल्दी से, 46 सेकंड बचे हैं। हाँ भाई, अब बताओ, 8 7 6 5 4 3 2, तो 3 1 1 हो जाएगा। 1 मिनट में भी अभी तक 2 ही बच्चों का जवाब आया है, ऐसा कैसे चलेगा भाई? प्रमोद, कांसा, राकेश, सीधी सी बात है, कुछ नहीं, वही फॉर्मूला, 5 है तो 500 बना लो। ए बी और सी 300 रुपए, 200 रुपए, इसको देंगे 100 रुपए, 100 रुपए, तो इसके पास बचे 100 रुपए, इसके पास बचे 300 रुपए, अरे तो 3:1:1, 3:1:1, ठीक है, 3:1:1। लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों, लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों के मानकीकरण की आवश्यकता किसे सुनिश्चित करने के लिए होती है? बताइए।
लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों के मानकीकरण की आवश्यकता किसे सुनिश्चित करने के लिए होती है? निरंतरता, पारदर्शिता, तुलनीयता या फिर उपयुक्त सभी? निरंतरता, पारदर्शिता, तुलनीयता या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो, लेखांकन नीतियों तथा सिद्धांतों के मानकीकरण की आवश्यकता उसकी निरंतरता, पारदर्शिता और तुलनीयता तीनों के लिए हमें आवश्यक करती है। ऑप्शन नंबर डी यहां का बिल्कुल सही जवाब। एक लेखांकन नीति में परिवर्तन करना है भैया। एक लेखांकन नीति में परिवर्तन उचित ठहराया जा सकता है लेखांकन मानदंड के अनुपालन हेतु, उपक्रम के वित्तीय विवरणों की ओर अधिक उपयुक्त प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए, कानून के पालन हेतु, उपरोक्त सभी। संगणक की एग्जाम बिना सीईटी, उसे तो अकाउंटेंट के भी पीछे फेंका है, आगे नहीं पीछे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहां पर सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। राम एंड सन्स की स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है। सुनो, राम एंड सन्स, ठीक है। हाँ, संगणक तो करवा लेता भाई, कौन से तेरे को 15 गुना की लिस्ट जारी करनी थी। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। ठीक है, राम एंड सन्स की स्टॉक के लिए लेखांकन नीति बताती है कि स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत, शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। उपरोक्त में से किस नीति के पालन की सिद्धांत की पालना हो रही है? कर लो, आरएस की 1 महीना बचा है। यूजीसी कर लो, हाँ बिल्कुल सही है। जिनकी एमकॉम हो गई है या एमए हो गई है वो यूजीसी की नेट की तैयारी करो ना आराम से। सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा ऑप्शन है। नेट की भी मैं कराऊंगा, चैनल है यूजीसी अड्डा पे। सही जवाब क्या है? महत्वता, बुद्धिमत्ता, प्रारूप प्रसार का वर्चस्व। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। मान लो अगर किस्मत से सरकार बदल जाती है, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, भाजपा की गवर्नमेंट आ जाती है, चीजें पूरा सिनेरियो बदल देंगे वो लोग। ठीक है, और ये भी अगर वापस आ जाते हैं तो ये तो इतने बावड़े हो जाएंगे, देखेंगे अपनी तरफ, ये पॉसिबल नहीं है। वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है। शायद मेरे को लगता है एग्जाम डेट इसलिए भी आगे गई है क्योंकि अभी गहलोत साहब ने वो चला रखा है ना, मिशन 2030, मिशन 2030। तो मिशन 2030 के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम करवानी है। ठीक है, अगले साल तो मिशन 2030 वाले फॉर्मेट में एग्जाम करवाते हैं, अगले साल ही करवाएंगे। ठीक है, वे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, वे लेखांकन नीतियां, वे क्षेत्र जिनमें लेखांकन नीतियों को अपनाया। सही है, हास की व्यवस्था, स्टॉक का मूल्यांकन, विनियोगों का मूल्यांकन। हाँ, लेखा मानक 1 में निम्नलिखित में से कौन सी को मूलभूत लेखांकन मान्यता माना है? व्यवसाय की निरंतरता, संगति, अर्जित और उपयुक्त सभी। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात चल रही है। व्यवसाय की निरंतरता, संगति, अर्जित या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी बात लेखांकन नीतियों के चयन को प्रभावित करती है? निम्न में से कौन सी बात? गुडविल वाले न्यूमेरिक करवाएं, कल करवा देंगे गुडविल वाले न्यूमेरिक। ठीक है, कल करवा देंगे भाई राकेश, मैं टाइप करवा लूंगा क्वेश्चन, कल करवा देंगे गुडविल वाले। ठीक है, गुडविल वाले भी करवा दूंगा और पूंजी वाले भी करवा दूंगा, कैपिटल वाले भी करवा दूंगा। ठीक है, कौन सी बात लेखांकन नीतियों के चयन को प्रभावित करती है? बुद्धिमत्ता, औपचारिकता के ऊपर वास्तविकता, महत्वपूर्णता और उपयुक्त सभी। सही जवाब है यहां पर उपयुक्त सभी। वित्तीय विवरण पत्रों में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। वित्तीय विवरण पत्रों में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अनुचित है या कोई नहीं? बताओ। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो रास्ता इस समय, बताऊं स्थिति क्या है? स्थिति को अच्छे तरीके से बताते हैं। आंसर दो आप, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब भी दो साथ में। ये जो आप निकल पड़े थे ना एग्जाम के लिए, ठीक है, ये कैलेंडर, इस कैलेंडर ने आपका रास्ता मोड़ दिया। अब ये रास्ता आपको कहां लेकर जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, ठीक है। जो ये है इसको मैं और बढ़ाता हूं, पहले यहां तक जाना था, अब हमें यात्रा और तय करनी है, हमें अब यात्रा और तय करनी है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप इसे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। अब देखो दो चीज है, अब एक काम करो, अब समय है, अब सिलेक्शन नहीं लेना, अब सिलेक्शन नहीं, अब टॉप करना है। क्या? अब सिलेक्शन नहीं, टॉप करना है, ठीक है। अब सिलेक्शन नहीं लेना, टॉप करना है। समय सबको मिल रहा है ना पढ़ने का, आपको भी समय उतना ही मिल रहा है जितना दूसरे विद्यार्थी को, ठीक है। हाँ, पहली बात, अगर आप इतना सब कुछ यहां पढ़ते हैं ना, आपको इस अकाउंटेंट के अलावा भी, इस अकाउंटेंट की जॉब लगने के बाद भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस होंगे कि आरएस हम 2024 की बात करें, जब तक आप प्रिपरेशन करेंगे तब तक सुबुगाहट होगी, तो आप इस तैयारी से और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखो दो चीज है जीवन में, एक तो लॉस है या प्रॉफिट है, ये अब हमारे मुद्दे नहीं रहे, अब ये मुद्दे से बाहर है, क्योंकि ये तो तय है कि एग्जाम जिस दिनांक को दिया गया है उससे पहले तो नहीं होगा, एग्जाम जिस दिनांक को दिया गया है उससे पहले तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला है, उस दिनांक को होगा। तो हम अगर इसको ऐसे सोच लें, कि आप बताऊं क्या सोच रहे हैं, सोचने का दृष्टिकोण है, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। ये जो गिलास है ना, मुझे अभी भी आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और कई लोगों को ये आधा खाली दिखाई दे रहा है। तो ये आधा खाली क्यों देख रहे हैं आप? पॉजिटिव रहे ना, आप ये सोचिए कि नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एग्जाम तो होगा ना, हम और बेहतरीन तैयारी करते हैं। अब हम उस तरीके से तैयारी करने की स्टार्ट करते हैं कि हम और बेहतर खुद को निखार पाए। आप देखो दो तीन चीजें कर सकते हैं, मैं बताऊं क्या, अगर आप सेकंड पेपर में अकाउंट्स है, बीओ है, ऑडिट है, इको है, आप उनको रेगुलर पढ़ते रहिए। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो मैं ये बताता हूं, आप उनको लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, फूट जाएगा कोई बात नहीं, फोड़ देना तो उसको भाई, ठीक है, ये नॉनसेंस क्वेश्चंस मेरे सिस्टम के बाहर है। तो जो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं वो अकाउंट्स, बीओ और ऑडिट पढ़ रहे हैं, यूजीसी का थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। हो सकता है आपका नेट भी निकल जाए, क्योंकि वो तो दिसंबर में होगा, फिक्स है, और आपका अकाउंटेंट भी निकल जाए अच्छे तरीके से। हाँ, अब ऐसे सेट कर लो कि भाई हमें अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमें अब एक भी क्वेश्चन नहीं करना है।
सर साइंस वाले सर कहाँ गए प्लीज? साइंस की क्लासेस पूरी हो गई ना, साइंस का कोर्स पूरा करवा दिया आप लोगों का, ठीक है। अब जल्दी ही उनसे एमसीक्यू स्टार्ट करवाएंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लेखा मानकों को जारी किया जाता है। वर्तमान में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, लेखा मानक जो होते हैं, उन्हें जारी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। कौन सा टॉपिक बच गया भाई तरुण, बता देना मेरे को। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सेबी द्वारा, या भारतीय चार्टेड लेखापाल संस्थान के द्वारा? हाँ हाँ, आई सी ए आई, ICAI, भारतीय चार्टेड लेखापाल संस्थान। लेखा मानक लेखांकन नीतियों में समरूपता लाते हैं, वित्तीय विवरणों की गैर तुल्यता का निराकरण करते हैं, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुचारू लाते हैं, और उपयुक्त सभी। पानी तो पिला दो यार, लेके आओ ठंडा पानी लेके आओ। लेखांकन नीतियों में समरूपता लाते हैं, वित्तीय विवरणों की गैर तुलनीयता का निराकरण करते हैं, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता सुचारू करते हैं, और सही जवाब होगा यहां पर डी। पार्टनरशिप दोबारा पढ़ाऊंगा, हाँ ठीक है राकेश, ये कमेंट आया था। पार्टनरशिप दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार, कल हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर आवासन मंडल वाला पेपर भी हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल हम पार्टनरशिप दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। पुस्तक पालन एवं लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है? महेश नगर में। कहां रहता है महेश नगर में? है खापट? अरे ना, रहना दे। इंश्योरेंस क्लेम भी करवाएं दोबारा, ठीक है। पहले पार्टनरशिप कराऊंगा, पार्टनरशिप जिस दिन समाप्त होगी उस दिन मेरे को कमेंट कर देना कि गुरुजी अब ये करवा दो एक बार, और डिटेल से ही करवा देंगे, ठीक है। एक काम करूंगा मैं, आ गया मेरे दिमाग में, ऐसी बुक से पढ़ाएंगे आप लोगों को, बुक लगा के ही पढ़ाएंगे, कोई गाइड नहीं है, ऑथेंटिक बुक से पढ़ाएंगे, और उसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो आप पहले। दोहरा लेखा विधि, ड्यूल कंसेप्ट है, पुस्तक पालन में लेखांकन की सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि कौन सी है? दोहरा लेखा विधि। मैं समझाऊंगा उस किताब को, समझ रहे हो आप मेरी बात? उस किताब के शब्दों को समझाऊंगा मैं तुम्हें, उसको ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे तो दुनिया कर रही है, समझेंगे उसको, ठीक है। दोहरे लेखे का अर्थ है किसी लेन देन को एक खाते के दोनों पक्षों में लेखा करना, दो खातों के नाम पक्ष में लेखा करना। अरे ठीक है दादा, लिख के पढ़ा दूंगा यार, ठीक है। दो खातों के जमा पक्ष में लेखा करना, एक खाते के डेबिट में तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लेखा करना। बताओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम तो बस एक दूसरे के पीछे पड़ जाया करो, है ना। सुधर जाओ छोरो, सुधर जाओ। दोहरे लेखे का अर्थ होता है एक खाते के डेबिट में करना, एक खाते के क्रेडिट में करना। जैसे कि एंट्री करके बताना मेरे को भाई। व्यापार के स्वामी ने व्यापार से 20,000 का माल निजी कार्य हेतु निकाला। एंट्री करो रे खापटो, एंट्री क्या होगी? दो क्वेश्चन आएंगे भैया एंट्रीज के, कल भी देखना आपको आवासन मंडल में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे एंट्री के। मेंस का साइट पे मिल जाएगा। प्रमोद, विड्रॉल टू परचेज, खापटे ये कौन सी एंट्री आ गई? मैंने तो मेरे जीवन में, जब मैं उस दौर में था सीएस वाले में, तब भी नहीं देखी मैंने तो ऐसी एंट्री। ड्रॉइंग टू परचेज, देखो आइए आपका स्वागत है। पहले ये समझो,
माल खरीदा, परचेज यानी माल खरीदा। खरीदा गया माल व्यवसाय में काम नहीं आए, व्यवसाय में काम नहीं आए, व्यवसाय में काम नहीं आए। खरीदा गया माल व्यवसाय में काम नहीं आए और अन्य काम आए। किताब की लैंग्वेज नहीं आती मुझे, तो मैंने जो सीखा है वही सिखा रहा हूं आप लोगों को। अन्यत्र काम आए, व्यवसाय में काम नहीं आए, हमेशा परचेज को क्रेडिट कर दो। तथा जहां काम आए, जिसे काम आए, उसे डेबिट कर दो, उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब वापस आओ, देखो चैरिटी अकाउंट डेबिट, माल दान में दिया, निजी कार्य निकाला, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आग लग गई, लॉस ऑफ फायर, क्या लॉस ऑफ, क्या लॉस बाय फायर है यार, आग से नष्ट। चोर लेके भाग गया, क्या हुआ, चोर लेके भाग गया। अरे आपने पुस्तकों पर कहीं लिखा हुआ देखा होगा, स्पाइसमैन कॉपी देखा है। दवाइयों के सैंपल लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ लोग, सर ये देखो दवाई है, दवाई है रे भैया, दवाई है ना, वो वाली दवाई है। ठीक है, तो सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज। 1 तारीख को है, 4 को है, 1 तारीख को है, 1 तारीख को है शायद, तो परचेज टू परचेज। इन सब मामलों में ये मामला सेट होगा। ये जर्नल एंट्रीज हैं, केवल जर्नल एंट्रीज ही बता रहा हूं आप लोगों को। जर्नल एंट्री एक आपसे पूछी जाएगी, राम से प्राप्त 10,000 रुपए डूब गए, परंतु कुछ समय पश्चात 5,000 रुपए प्राप्त हुए। कर दो एंट्री। हाँ बताओ, बताओ रे, बिल्कुल सही भाई रणवीर, वेरी गुड। कैश टू बीडीआर। अब देखो 2-3 चीजें, इसको कैसे समझना है, समझो। भैया व्यापार को हानि हो गई 10,000 रुपए की, व्यापार को कितने रुपए की हानि हो गई, 10,000 रुपए की। कोई हानि हो या कोई खर्चा हो हमेशा डेबिट होगा, कोई हानि हो या खर्चा हो हमेशा डेबिट होगा। बैड डेब्ट्स यानी डूबत ऋण, अकाउंट डेबिट टू 10,000, कौन लेके भाग गया, पाने वाले को, पाने वाला, पाने वाला मैं पाने वाला, और मैं ही देने वाला, तो देने वाला, पाने वाला, देने वाला। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये तो रस्मी है, ये गार्गी है। ठीक है, रस्मी जो है भाई साहब वो 10,000 रुपए,
रश्मि जो है वो पैसे खा के भाग गई, मतलब पैसे डूब गए, व्यापार को पैसा जमा नहीं कराया उसने, ठीक है ना। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, माल डूब गया, पैसा डूब गया। सबको लपेटूंगा, टेंशन मत लो तुम। 10,000 रुपए, ठीक है। रश्मि 10,000 रुपए नहीं चुका पाई व्यापार को, रश्मि से पैसा आता जो डूब गई, ठीक है। अब एक एंट्री तो ये हो गई, रश्मि इतनी बुरी भी नहीं है, एक एंट्री तो ये हो गई, उसकी उस समय व्यवस्था नहीं बैठी। रश्मि इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है, रश्मि इतनी बुरी भी नहीं है, उसने बेचारी ने 5,000 रुपए लौटा भी दिए, कुछ समय बाद उसने 5,000 रुपए लौटा दिए कि मेरी उस समय व्यवस्था नहीं थी, तुम 5,000 तो लो, बाकी हम आपको बाद में चुका देंगे। चलिए, अब फिनोमिनन चेंज हो गया है, पैसा आएगा, आ भैया आ, पैसा आएगा, पैसा आएगा, क्या, कैश। देगा कौन, कहां से आएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। व्यापार को लाभ हुआ, इनकम हुई, कैश टू बीडीआर, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैश की जगह इसको ऐसे कर दो, बीडीआर टू रश्मि, ठीक है। चलिए, टू बीडीआर होगा पर वहां पे, आगे बढ़ते हैं। ये परचेज हो ही गया, ये प्रश्न आ गया, दोहरा लेखा प्रणाली की जिस अवस्था से व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। भैया प्रश्न पे आओ, लौटिए पुरानी गलियों में। दोहरा लेखा प्रणाली, तो भाई तू कैसे अटक गया लाला, हाँ, दोहरा लेखा प्रणाली की जिस अवस्था में, सबसे आखिरी में वही है समराइजिंग, सारांश। क्या है दोस्तों, सारांश। सारांश, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सही है। पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व माइनस लाभ, पूंजी बराबर दायित्व माइनस संपत्ति। बताइए। हाँ बताओ, कौन सी संकल्पना सही है, करेक्ट है। पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व, हाँ। चलिए, आंसर है पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व। किसको लपेटा जाए, ठीक है। लाई बेचारी रश्मि तो नाराज हो गई होगी। गार्गी एंड कंपनी, असेट्स ₹50,00,000, लाइबिलिटी 27,00,000, कैपिटल कितनी होगी बताओ, बताओ। गार्गी एंड कंपनी की पूंजी कितनी है, कितने रुपए लगाए, गार्गी कितने रुपए लेकर आई बिजनेस करने, ये तो बड़ी पैसे वाली है।
ये तो बड़ी पैसे वाली है भाई साहब। 50 लाख माइनस 27 लाख बराबर कैपिटल 23 लाख। ठीक है, कितने? 23 लाख रुपए है गार्गी एंड कंपनी की कैपिटल। ठीक है, चलो निम्न में से व्यापार की चालू संपत्ति कौन सी है? सपनों में जी लूं, हाँ जी ले बेटा जी ले। निम्नलिखित में से व्यापार की चालू संपत्ति कौन सी है? निम्नलिखित में से व्यापार की चालू संपत्ति गुरुजी फर्नीचर है, मशीन है, स्टॉक है, ख्याति है, बताओ। तो स्टॉक, स्टॉक जो है वह व्यापार की चालू संपत्ति है। महाजनी लेखा विधि किस पर आधारित है? महाजनी लेखा विधि किस पर आधारित है बताओ, जल्दी से बताओ। दोहरा लेखा विधि। चलो ए बी 3:2, सी 1/6 से प्रवेश करेगा, सी हिस्सा ए व बी से 3:1 में प्राप्त करेगा। तो त्याग का अनुपात क्या होगा? और नया लाभ हानि क्या होगा? बता दो दोनों। लाइक बेचारी के पास पैसे आए नहीं, उससे पहले तो 10 लाख मेरे और 5 लाख मेरे कर रहा है। 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। त्याग का अनुपात और नौजवान साथियों, अच्छा तेज गई क्या? सॉरी मजे मत करे तो। गुरुजी
जी 9:7:4। देखो इधर आओ भाई साहब, रेडी टू गो। 3 2 600 रुपए 6 दे रखा है, 1/6 600 बांट लो। ए ये बी भाई साहब है, और इसको छोड़ो भी सी भाई साहब को। तो 360 रुपए इधर, 240 रुपए इधर, हो गई ना 600 रुपए। अरे 600 हो गई क्या? हाँ, ये भाई साहब क्या करेंगे, 100 रुपए इनको देना है अपन को, ठीक है, 100 रुपए इनको देंगे। अब 100 रुपए को बांट लो फटाफट, जल्दी से बांट लो। हाँ 3:1, 3:1 सीधा सा दिख रहा है। 100 रुपए को तीन तीन भाग वो देगा, एक भाग ये देगा, तो 75 रुपए तो ये भाई साहब दे देंगे, और 25 रुपए ये भाई साहब दे देंगे। घटाओ भाई साहब, 200 कितने आएंगे निकालो, और इधर 25 गई तो कितने आएंगे जल्दी से बताओ। 285, 215 अनुपात 100, कहीं से कटेगा, 5 से काट दे। ये 20 बार, 5 के 20 43 बार। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और ये 57 बार, तो 57 43 20, 57 43 और 20, ये इसका सही जवाब होगा। 57 43 और 20, 57 43 और 20। हाँ 57 43 20। आगे बढ़ो। पुस्त पालन जहां समाप्त हो जाता है, जहां से बुक कीपिंग समाप्त हो जाती है, जहां से पुस्त पालन समाप्त हो जाता है, वहां क्या प्रारंभ होता है? पुस्त पालन जहां समाप्त होता है वहां क्या प्रारंभ होता है? अजरुद्दीन, पुस्त पालन जहां समाप्त होता है वहां क्या प्रारंभ होता है? प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, ऑडिटिंग, या बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, वहां से फाइनेंशियल अकाउंट्स चालू होता है, यानी कि वित्तीय लेखांकन वहां से लागू हो जाता है। वित्तीय लेखांकन। दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? हुज ओल्ड कैसल, लुकास पेसियोली, बॉटली बॉय, विलियम पिकलर, एक एस सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स वाले जो भाई साहब हैं, इन्होंने इंग्लिश में पुस्तक लिखी इस पर दोहरा लेखा की। लुकास पेसियोली इसका बिल्कुल सही जवाब है, लुकास पेसियोली। लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं होती है। 11 बजे। लेखांकन चक्र की क्रम के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं, बताइए। लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं हैं। वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश, सारांश, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा, सारांश और वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। तो प्रारंभिक लेखा, फिर उसका वर्गीकरण और फिर उसका सारांश। ऑप्शन नंबर बी इज ए परफेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ एक और देखो, लेखांकन की विधि जिसे कंपनी अधिनियमों में मान्यता प्राप्त है,
लेखांकन की कौन सी विधि है जिसे कंपनी अधिनियमों में मान्यता प्राप्त है? बताओ। दोहरा लेखा विधि। अब बढ़ो आगे। हाँ भाई दुबई, अरे दुबई मत जा, दुबई इधर आ जा, यहाँ आओ, बोर्ड पे आओ। पुराना फर्नीचर 10 लाख रुपए, मरम्मत 2 लाख रुपए, फर्नीचर खाता कितने से डेबिट? फर्नीचर खाता कितने से डेबिट किया जाएगा? फर्नीचर खाता कितने से डेबिट किया जाएगा? हाँ, फर्नीचर खाता कितने से डेबिट किया जाएगा? बताओ। बताइए। तो 12 लाख से। 12 लाख से। दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे? दोहरा लेखा प्रणाली, अभी अभी बताया मैंने आपको। बताओ। तो सही जवाब होगा एडवर्ड जोन्स। अरे व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार को स्वामी जो धनराशि लाता है उसे क्या कहते हैं? व्यापार प्रारंभ करते समय जो धनराशि लेकर आता है उसे क्या कहते हैं? संपत्ति, आहरण, पूंजी या दायित्व? संपत्ति, आहरण, पूंजी या दायित्व क्या कहते हैं भाई? हाँ, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। क्या कहता है? कैपिटल कहा जाता है, उसे पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पूंजी कहा जाता है। लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं वस्तुपरकता पर, व्यक्तिपरकता पर, दर्ज करने की सुविधा पर, उपयुक्तता में से कोई नहीं। लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः किस पर आधारित होते हैं? लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः किस पर आधारित होते हैं?
हाँ चलिए, वस्तुपरकता पर, वेरी गुड, वस्तुपरकता पर, व्यक्तिपरकता पर नहीं, किसी व्यक्ति का कोई एंट्री थोड़ी ना की जाती है, वस्तुपरकता इसे परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। लाभ का अनुमान न लगने और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन करने की नीति, भविष्य की हानियों की। लाभ का अनुमान न लगने और सभी संभावित हानियों के लिए आयोजन कर दिया जाए, इसको कहते हैं कौन सी परंपरा के कारण? नहीं करें खापटे, ये सब सेल्फिश दुनिया है भैया आजकल, ठीक है। रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण, किसके कारण? रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण। आय साधारणतया निम्नलिखित समय पर कमाई गई मानी जाती है। आय कब कमाई गई मानी जाती है? जब विक्रय कर लिया जाए, जब रोकड़ प्राप्त हो जाए, जब उत्पादन पूर्ण हो जाए, जब विक्रय किया जाए या रोकड़ प्राप्त हो, इसमें जो पहले हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 36। इंतजार इंतजार इंतजार। क्वेश्चन नंबर 36 भैया, जब सेल्स हो जाए, क्या हो जाए? जब विक्रय हो जाए और रोकड़ प्राप्त हो, इसमें से जो भी पहले हो तो क्या मान लिया जाता है? उसे हम कहते हैं कि कमाई हो गई भैया, माल बिक गया, 10,000 का माल बिक गया, कमाई हो गई। आज तो ठठरी गठरी। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? सही है। किसका इंतजार इस धोखेबाज दुनिया में? किसी सही इंसान का, ठीक है। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा, राम राम भाई, पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहता है कि कंपनी का जो मालिक होता है, जो यानी स्वामी होता है, उस स्वामी का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व होता है। दोनों अलग अलग, तू इधर मैं उधर, मैं उधर तू इधर। चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय के बारे में दृष्टिकोण होता है सीमित जीवन काल का, समापन होने जा रहा है, अनिश्चित जीवन काल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय के बारे में दृष्टिकोण होता है। बताइए। हाँ, अनिश्चित जीवन काल का। क्या? अनिश्चित जीवन काल का। आगे बढ़िए। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार व्यवसाय के स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार व्यवसाय के स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार में से जो कम हो, लागत या बाजार में से जो भी अधिक हो। बताओ। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है।
हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लपेटो। लेखा समीकरण आधारित होते हैं, लेखा समीकरण आधारित होते हैं लागत की अवधारणा पर, पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर, उपार्जित अवधारणा पर और द्विपक्ष की अवधारणा पर। हाँ, लेखा समीकरण आधारित होते हैं लागत की अवधारणा पर, पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर, उपार्जित की अवधारणा पर या द्विपक्ष की अवधारणा पर। लेखा समीकरण कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या होगा? तो उपार्जित अवधारणा पर। किस पर होता है? उपार्जित अवधारणा पर आधारित होता है, उपार्जित अवधारणा पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से लेखांकन अवधारणा नहीं है, निम्नलिखित में से लेखांकन अवधारणा नहीं है, ठीक है। वसूली या आगम मान्यता, लागत निरंतरता, संगतियां, एकरूपता, बताइए। हाँ, निम्नलिखित में से लेखांकन अवधारणा नहीं है, कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है? वसूली या आगम मान्यता, लागत निरंतरता, संगतियां या एकरूपता। हाँ, तो सही है डी, संगतियां या एकरूपता कोई अवधारणा नहीं है। अरे लेखांकन का आधार जिसमें आय को प्राप्त होने पर तथा व्ययों को उपार्जित होने पर लेखा करते हैं। लेखांकन का वह कौन सा आधार है जिसमें आय को तो प्राप्त होने पर और व्ययों को उपार्जित होने पर लेखा कर लिया जाता है? पढ़ लो रे, हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, मिश्रित आधार या उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? यहां पर सही टाइम होगा या सही ऑप्शन जो होगा वह होगा मिश्रित आधार पर। किस आधार पर? मिश्रित आधार पर। हाँ, उपार्जन आधार होगा। कौन सा आधार होगा? उपार्जन का आधार होगा। निम्नलिखित में से काल्पनिक संपत्ति दिखाई नहीं देती हमें, नॉन टेंजिबल। निम्न में से काल्पनिक संपत्ति है, निम्न में से काल्पनिक संपत्ति है, ध्यान से देखिए। और तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, काल्पनिक संपत्ति की बात कर रहे हैं हम। किस संपत्ति की बात कर रहे हैं? काल्पनिक संपत्ति की बात कर रहे हैं, ध्यान से। नहीं नहीं नहीं, गलती गलती गलती। गुडविल तो नॉन टेंजिबल है, गुडविल तो संपत्ति है। काल्पनिक संपत्ति, अरे काल्पनिक संपत्ति, दोनों अलग अलग होती है देवताओं, दोनों अलग अलग होती है। प्रारंभिक व्यय, स्टार्टिंग को, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए दिमाग में वे काल्पनिक व्यय, ठीक है। तो प्रारंभिक व्यय। निम्नलिखित में से दीर्घकालीन दायित्व है, लंबे समय तक की लायबिलिटी। निम्न में से दीर्घकालीन दायित्व है बैंक अधिविकर्ष, अदत्व, शेयर या डिबेंचर। हाँ, निम्न में से दीर्घकालीन दायित्व है ऋण पत्र। निम्न में से दीर्घकालीन दायित्व कौन से हैं? ऋण पत्र। कार्यशील पूंजी कौन सी है? संपत्तियां माइनस दायित्व, वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, असेट्स माइनस कैपिटल और करंट असेट्स माइनस प्लस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल, काम करने वाली पूंजी, वर्किंग कैपिटल। बताओ, वेरी गुड। तो यहां पर जवाब क्या है?
चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व बराबर वर्किंग कैपिटल। कौन सी परंपरा के अनुसार, कौन सी परंपरा के दुरुपयोग से गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है? कौन सी परंपरा के दुरुपयोग से गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है? रूढ़िवादिता, महत्वता, एकरूपता, पूर्ण प्रकटीकरण। तो रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण, रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण निम्नलिखित सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सिवाय एकरूपता, पृथक अस्तित्व, निरंतरता और उपार्जन। बताइए, निम्नलिखित सभी मदों को आधारभूत लेखांकन मान्यताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सिवाय पृथक अस्तित्व। क्या है? पृथक अस्तित्व। वित्तीय विवरणों के दो प्राथमिक गुणात्मक लक्षण हैं। वित्तीय विवरणों के दो प्राथमिक गुणात्मक लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? बताओ फटाफट, सेशन को लाइक शेयर करो रे खापटो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब क्या होगा? वित्तीय विवरणों के दो प्राथमिक गुणात्मक लक्षण हैं, संबद्धता और विश्वसनीयता। क्या? संबद्धता और विश्वसनीयता। कणिका एंटरप्राइजेज कणिका एंटरप्राइजेज किस कारण प्रत्येक वर्ष मशीनरी के ह्रास की अपलिखित मूल्य विधि को अपनाता है? कणिका एंटरप्राइजेज किस कारण प्रत्येक वर्ष मशीनरी के ह्रास की अपलिखित मूल्य विधि को अपनाता है? तुलनीयता, सुविधा, एकरूपता और उपरोक्त सभी। 49 का जवाब दीजिए भैया आराम से। तो एकरूपता के कारण। किसके कारण है? एक रूपता के कारण ऐसा होता है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और लपेट लो, ठीक है। हाँ अरे बादल काहे का बाय बाय कर रहा है भाई? ए और बी का अनुपात है 5:3। सी की एंट्री होती है 3/10 के लिए। नया लाभ हानि बताइए, नया लाभ हानि क्या होगा? जल्दी से बताओ, नया लाभ हानि क्या होगा? जल्दी से बताओ फटाफट, नया लाभ हानि क्या होगा? 2 मिनट का समय है, 1.5 मिनट बची है आप लोगों के पास। जल्दी से लपेटो फटाफट तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पैंतीस 27 24।
35 27 24 35 27। अरे भाई तुम तो मैथ के धुरंधर हो। घंटी बजी। सही जवाब है 35 27 24 या 35 21 24। बिल्कुल 35:21:24 सही जवाब है। 35:21:24 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ो। अ ने 1 लाख रुपए तुरंत भुगतान करके तथा 4 लाख रुपए के लिए 60 दिन का एक देय विपत्र स्वीकार करके 5 लाख रुपए में खरीदी। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप कुल संपत्तियां 5 लाख से बढ़ जाएगी। ठीक है, कुल संपत्तियां 4 लाख से बढ़ जाएगी, कुल संपत्तियां बढ़ेगी, तत्संबंधित दायित्व बताओ। एक का जवाब तो बहुत सही आया है, मौसम का तो, रणवीर का भी सही है। इसका सही जवाब है कुल संपत्तियां 4 लाख से बढ़ी तथा उससे संबंधित दायित्व भी 4 लाख रुपए से बढ़े। उससे संबंधित दायित्व भी 4 लाख रुपए से बढ़ेंगे। चार लाख का भैया ये विपत्र स्वीकार किया, डी ऑप्शन ही होगा। मोहन ने इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 15 लाख रुपए का माल खरीदा तथा माल का 4/5 उसने 18 लाख रुपए में बेच दिया। 2007 के दौरान उसने 2.5 लाख रुपए के वह चुकाए। उसने शुद्ध लाभ की गणना 3,50,000 रुपए की। कौन सी अवधारणा को अपनाया गया? कौन सी अवधारणा को? हाँ सर, क्या आवासन मंडल काय का एग्जाम समझ में नहीं आया? दिनेश कुमार मीणा क्या का एग्जाम पूछ रहे तू? हाँ, कौन सी अवधारणा? बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मिलान की अवधारणा। आगे देखो भैया, एक व्यवसायी है, इतना प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यवसायी जिसने 25 लाख रुपए का माल खरीदा तथा ऐसे माल का 8% 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष के दौरान बेच दिया। शेष माल का बाजार मूल्य 4 लाख रुपए है। उसने अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया। किस अवधारणा का उल्लंघन किया? मुद्रा मापन, लागत, रूढ़िवादिता या अवधि की अवधारणा? बताइए। ऑफलाइन कोचिंग के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सही है चौहान, सही है, सही है। हाँ, रूढ़िवादिता की अवधारणा। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? जो संपत्तियां होती है उनको व्यवसाय में किस उद्देश्य के लिए रखा जाता है? संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य के लिए रखा जाता है?
पुनः विक्रय के लिए, रोकड़ में परिवर्तन के लिए, आगम उपार्जन के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ बताइए। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन। किसके लिए? आगम उपार्जन के लिए। उत्पादों के विक्रय से आगम को सामान्यतः उस अवधि में वसूल किया जाता है। उत्पादों के विक्रय से आगम को सामान्यतः उस अवधि में वसूल किया जाता है जिसमें रोकड़ वसूल की जाती है, जिसमें विक्रय किया जाता है, उत्पादों का निर्माण किया जाता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उत्पादों के विक्रय से आगम को सामान्यतः उस अवधि में वसूल किया जाता है जिसमें रोकड़ वसूल की जाती है। जिसमें क्या की जाती है? रोकड़ वसूल की जाती है। रूढ़िवादिता की परंपरा जब चिट्टे में लागू की जाती है तो पैदा कर देती है संपत्तियों का अवमूल्यन, संपत्तियों का अधिमूल्यन, पूंजी का अधिक दिखाना, पूंजी को कम दिखाना। क्वेश्चन नंबर 55। तो रूढ़िवादिता की परंपरा वाले मैटर में संपत्तियों का अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है? संपत्तियों का अवमूल्यन हो जाता है। देनदारों की राशि में कमी उत्पन्न करती है। देनदारों की राशि में कमी उत्पन्न करती है रोकड़ में वृद्धि। देनदारों की राशि में कमी क्या उत्पन्न कर सकती है? देनदार जो हमें पैसा देगा, रोकड़ में वृद्धि, रोकड़ में कमी, संपत्तियों में वृद्धि, संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। देखो, रोकड़ में कमी, आवासन मंडल का एग्जाम आर्ट्स वाले हाँ दे सकते थे। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें योग्यता यही है अकाउंटेंट वाली। ये असेट्स है, असेट्स, यहां देनदार है 50 लाख के, है ना? वैसे इससे ऊपर आता है देनदार से, और नगद है 20 लाख। देनदारों ने पैसा चुकाया, देनदार कम हो गए, 30 लाख ही रह गई। अब देनदार 30 लाख रह गए, 20 लाख रुपए कहां आ गए हमारे पास? तो कैश कितना हो गया? कैश हो गया 40 लाख। क्या? 40 लाख। आंसर है रोकड़ में वृद्धि। आंसर है रोकड़ में वृद्धि। रोकड़ में वृद्धि। एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? व्ययों का निर्धारण, क्वेश्चन नंबर 57। मिलान की अवधारणा। कैसी अवधारणा? मिलान की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का एक क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कोई ऐसा है जो लेखांकन का क्षेत्र नहीं है? अरे नहीं होगी, उसमें जब विज्ञप्ति पढ़ लेना भाई दादा, नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम दे के आना। परसों एग्जाम में ये बता दो कौन सा लेखांकन का एक क्षेत्र नहीं है? प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन या पुस्तपालन? कौन सा नहीं है? बुक कीपिंग, राइट। पुस्तपालन जो है वह लेखांकन का एक क्षेत्र नहीं है, पुस्तपालन। निम्नलिखित सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय, निम्नलिखित सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय निर्णयन, मापन, पूर्वानुमान और खतौनी। बताइए, निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं, कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? निर्णयन, मापन, पूर्वानुमान, खतौनी। पोस्टिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेखांकन।
वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण किसका भाग होते हैं बताओ? वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का, पुस्तपालन का, उपरोक्त सभी का, उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ, तो सही जवाब बताओ क्या है? सही जवाब है यहां पर ए ऑप्शन, लेखांकन का। किसका भाग है? लेखांकन का भाग है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति किसके आधार पर जानी जाती है? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, हाँ बेटा पशु परिचर की वैकेंसी जल्दी आएगी, अलग से आएगी, टेंशन ना ले लाला। बताइए। हाँ, तो लेखांकन प्रतिवेदन के अनुसार लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में कौन शामिल है? हाँ, अरे पढ़ लो फालतू में तमाशे मत करो। रेस्पेक्ट सबकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है? नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता और महिलाओं का सम्मान करें। हर क्लास में बोल के जाता हूं, फिर भी तुम्हारी आदतें सुधरेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 में है उपरोक्त सभी, लेनदार, ऋणदाता और ग्राहक। वित्तीय विवरणों में केवल विचार किया जाता है, वित्तीय विवरणों में केवल विचार किया जाता है मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्तियों को, मौद्रिक तौर पर व्यक्त दायित्व, गैर मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्ति और मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्ति तथा दायित्व। बताओ, तो वित्तीय विवरणों में केवल विचार करते हैं मौद्रिक तौर पर व्यक्त संपत्तियां तथा दायित्वों को, ठीक है? डी। बहुत बढ़िया बादल, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता और सॉरी बोलने से इंसान आगे ही बढ़ता है। 1 जनवरी को सोहन ने 5,000 रुपये किराया दिया, उसको किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? 1 जनवरी को 5,000 रुपये किराया दिया, 1 जनवरी को सोहन ने 5,000 रुपये किराया दिया, इसको किसके रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? हाँ, ये घटना है, लेन देन है, दोनों ही है। यह एक लेन देन है 1 जनवरी को। अगर यह 31 मार्च होता तो लेन देन घटना वाला सीन सेट हो जाता। 31 मार्च 2007 को, चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया, दोनों चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। 31 मार्च 2007 को 2,000 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास एक 10,000 रुपये का अंतिम स्टॉक बचा रह गया, ये क्या है? माल का विक्रय करने के बाद उसके पास 10,000 रुपये का स्टॉक बचा रह गया। नहीं 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 नहीं, सी क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये भी एक प्रकार की घटना है। माल खरीदा, वो घटना और लेन देन दोनों में शामिल होगा। यह भी एक घटना ही है, माल खरीदा। 31 तारीख को 5,000 का माल खरीदा, तो वह घटना और लेन देन दोनों होंगी, ठीक है? तो ये घटना ही है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी लोग? धन्यवाद 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 के साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सभी लाइव जुड़े रहे। हाँ, बेहतरीन तरीके से मेरे नौजवान साथियों फटाफट से जुड़े रहें, कोई इधर उधर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दोस्तों आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज है राजस्थान आवासन मंडल के लिए, जिसकी एग्जाम आपको पता है कब होने जा रही है? जिसकी एग्जाम होने जा रही है इस 8 तारीख को, ठीक है? हाँ,
तो प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। कल भी मैंने बताया था मात्र 99 रुपए में 100 मॉक टेस्ट, सॉरी 100 क्या 10 मॉक टेस्ट है ना, 10 मॉक टेस्ट। आप अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करेंगे तो उस अकाउंटेंट की प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है, ये टेस्ट आपके काम आएंगे, हटेंगे नहीं, ठीक है। बस इसमें थोड़े क्वेश्चन कम होंगे, ठीक है। तो 99 रुपीज में कुछ नहीं करना है, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन में टेस्ट वाले सेगमेंट पर जाइए, टेस्ट वाले सेगमेंट में, यहां से टेस्ट वाले सेगमेंट में जाके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, और यहां से आप जूनियर अकाउंटेंट का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि तीन टेस्ट देंगे, सारे दिन टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए साथियों। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत, फिर कह के जा रहा हूं, नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता, और महिलाओं का सम्मान करें, अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, उसमें कोई शक शंका है नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।